RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास की एक और कड़ी जोड़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश। मौर्योत्तर काल में दोस्तों हम लोगों ने कनिष्क को भी देखा, मौर्योत्तर काल की एक कड़ी देखी। आज हम लोग शुंग वंश की कड़ी देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। कुछ ऐसे शासक हैं जिनके बिना कंपटीशन अधूरा सा लगता है, बहुत बार पूछे जाते हैं। आइए मित्रों देखते हैं शुंग वंश। शुंग वंश में जो महत्वपूर्ण राजा है वो आपका पुष्यमित्र शुंग है। इनकी एक चैन है, उस चैन को महत्वपूर्ण राजाओं की देख लेता हूँ मित्रों। आइए क्रम से लिखते रहेंगे मेरे साथ। पुष्यमित्र हो गया, फिर अमिमित्र, अग्निमित्र है एक और अग्निमित्र, बहुत बार पूछा गया। अग्निमित्र कालिदास के साथ में खूब पूछा जाता है। पुष्यमित्र हो गया मित्रों। वसुमित्र हो गया, वासुमित्र, वासुमित्र बहुत अच्छा शासक, ये पूछा गया था एक बार किस वंश से संबंधित है। वासुमित्र हो गया। सुजेष्ठ हो गया, सुजेष्ठ, सुजेष्ठ, सुजेष्ठ पूछा जाता है। सुजेष्ठ के बाद मित्रों नाम नोट करेंगे सुमित्र, सुमित्र। मेरे साथ आप जैसे मैं नोट कर रहा हूँ आप भी नोट करते रहिए। सुमित्र के बाद मित्रों वज्रमित्र, वज्रमित्र खूब पूछा जाता है। वज्रमित्र के थोड़ा और नीचे आएंगे तो इसमें 7 और 8 और शासक हैं। ये इतिहास में बहुत अच्छा कुछ नहीं करें और ना ही इनका नाम हमें मिला है, इसलिए आपको यदि कहीं मिल जाए वज्रमित्र के बाद 2 नाम तो ढूंढ लेना मित्रों। अगला देख लेते हैं। वज्रमित्र के बाद क्या रहेगा? भागभद्र, भागभद्र, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भागभद्र के बाद भागवत, भागवत, भागवत देखेंगे। भागवत के बाद देवभूति देखेंगे, अंतिम शासक देवभूति, देवभूति देखेंगे, ये अंतिम शासक है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में यदि हम मित्रों बात करें तो पुष्यमित्र शुंग ये संस्थापक माना जाता है। संस्थापक है किसका? शुंग वंश का, शुंग वंश का संस्थापक है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे मित्रों, पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक है। सबसे महत्वपूर्ण यही बात है। अब देखिए जो पुष्यमित्र शुंग है मित्रों, ये मौर्यों के यहाँ या मौर्य काल में सेनापति था। मौर्य काल में सेनापति था, सेनापति था। और मौर्यों का जो अंतिम शासक होता है बृहद्रथ, उसकी हत्या कर देता है, उसकी हत्या कर देगा और गद्दी पर बैठ जाएगा और शुंग वंश की नींव डालेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो मौर्यों के दरबार में सेनापति था। मौर्य के अंतिम जो शासक होते हैं बृहद्रथ, इनकी हत्या कर देता है। क्यों हत्या कर देता है? क्योंकि मित्रों ये अहिंसावादी नीतियों से दुखी हो जाता है और ये युद्ध वगैरह कम करते हैं, लेकिन पुष्यमित्र को ये पसंद नहीं है, ये चांस लेता है। कमज़ोर होते जा रहे हैं बृहद्रथ, इनकी हत्या करके वो गद्दी संभाल लेता है। बहुत महत्वपूर्ण है, शुंग वंश की नींव डालता है। इसकी कुछ उपाधियाँ हैं मित्रों, शुंग वंश की उपाधियाँ ये खूब पूछी जाती हैं। उपाधियाँ, इसकी 2 उपाधियाँ जो कई बार पूछी गई हैं, हम नाम लेंगे। एक तो सेनापति ही उपाधि है इसकी, सेनापति ये उपाधि लेता है, सेनापति उपाधि है, बहुत महत्वपूर्ण उपाधि है। एक इसकी दधि है, दधि अज्जी उपाधि। क्या है? दधि अज्जी, दधि अज्जी इसकी उपाधि है। दधि अज्जी का मतलब होता है निरंतर वृद्धि करने वाला। तो निरंतर वृद्धि करने वाला एक उपाधि है पुष्यमित्र शुंग की। नोट करते रहेंगे मित्रों, खूब पूछा जाता है। एक और है धनदेव अभिलेख। धनदेव से, धनदेव का अभिलेख और हरिवंश पुराण से कुछ जानकारी मिलती है। धनदेव अभिलेख, धनदेव अभिलेख प्लस हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण। धनदेव अभिलेख, धनदेव का और हरिवंश पुराण से एक जानकारी मिलती है कि इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसने यज्ञ 2 यज्ञ करवाए थे। देखिए यज्ञ करवाए थे, कौन कौन से यज्ञ करवाए थे ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, एक ये पॉइंट है। राजसूय यज्ञ करवाया था, एक राजसूय यज्ञ करवाया था, राजसूय यज्ञ करवाया था, एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। तो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, एक राजसूय यज्ञ करवाया था।
ये पूछे जाते हैं मित्रों 2 अश्वमेध। अब प्रश्न हो रहा होगा आपके मन में कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। तो सारे यज्ञों को मैंने उत्तर वैदिक जो काल के वीडियो हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसमें मैंने पढ़ाया, विस्तार से बताया है। तो यहाँ टाइम ना लेते हुए आप वहीं देख लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। तो 2 अश्वमेध यज्ञ हो जाएंगे, एक राजसूय यज्ञ हो जाएगा। जो इसके राजसूय यज्ञ है, इसके जो पुरोहित हैं इनका नाम बहुत बार पूछा गया है। पुरोहित इसके जो हैं उनका नाम क्या है? पतंजलि। जो इसके पुरोहित हैं उनका नाम पतंजलि है। पतंजलि ये पुरोहित हैं राजसूय यज्ञ के, जो कि पुष्यमित्र शुंग करवाता है। इन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ लिखा है, महाभाष्य। क्या लिखा है? महाभाष्य व्याकरण ग्रंथ लिखा है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। ठीक भाई, व्याकरण ग्रंथ लिखा है। अब देखिए व्याकरण ग्रंथ लिखा है, लेकिन इनका एक टीका भी है। जो पाणिनि है, इनकी अष्टाध्यायी है, उस पर एक टीका मानी जाती है। महाभाष्य जो है कमेंट है और पतंजलि की टीका है। तो पाणिनि का एक अष्टाध्यायी है, पाणिनि की ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उन पर ये टीका है। क्या है? टीका है। ये खूब पूछा जाता है मित्रों कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो पाणिनि की है। महाभाष्य किसकी है? तो पतंजलि की है। पतंजलि टीकाकार हैं और पाणिनि इन्होंने अष्टाध्यायी लिखा है। इतना पॉइंट नोट कर लेंगे। ये महापद नंद के समकालीन थे पाणिनि। ये भी पूछा जाता है किसके दरबार में थे? तो महापद नंद के समकालीन थे नंदवंश में। और ये पतंजलि जो हैं ये पुष्यमित्र शुंग के समय, मतलब ये पहले थे, ये बाद में है। और इन्होंने टीका लिखा है अष्टाध्यायी पर। अष्टाध्यायी पहले लिखी जा चुकी थी। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। अब देखिए मित्रों, इसके समय पर पुष्यमित्र शुंग की बात हो रही है। इसके समय पर हूणों का आक्रमण हुआ था। किसका? हूणों। इसके समय पर नहीं मित्रों, यवनों का आक्रमण हुआ था। हूणों नहीं, यवनों का आक्रमण हुआ था। ह्यूणों तो हम फिर पहुँचेंगे गुप्त काल में। यवनों का आक्रमण हुआ था इसके शासनकाल में। ये जानकारी हमें कहाँ से मिली कि यवनों का आक्रमण हुआ? तो देखिए गार्गी संहिता से जानकारी मिलती है। कहाँ से? गार्गी संहिता से। गार्गी संहिता ये क्या है? ये ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ है। इससे जानकारी मिलती है कि यवनों का आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय पर हुआ था। और पतंजलि के लेखों से भी ज्ञात होता है कि यवनों का आक्रमण यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग के समय पर हुआ था। नोट कर लेंगे। चलिए ये क्लियर हो गया पतंजलि के समय पर। अब देखिए आगे देख लेता हूँ कुछ शासक इसके बारे में। अभी यहाँ देख लीजिए, थोड़ा और एक पॉइंट रह गया है। पुष्यमित्र शुंग के समय में मनुस्मृति का संकलन हुआ था। इनके समय में मनुस्मृति का संकलन। किसका? मनुस्मृति का संकलन हुआ था। संकलन जो मनुस्मृति है मनु महाराज ने लिखी थी और ये हिंदू धर्म का कानून है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे, हिंदू धर्म के कानून से संबंधित या कानून की किताब है। ये हिंदू धर्म के कानून की किताब है जो कि मनु ने लिखा था और पुष्यमित्र शुंग के समय में इसका संकलन हुआ है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे मित्रों, पूछा जाता है। चलिए अब आगे देख लेता हूँ। अभी भी सिर्फ हम आपको कुछ शासकों के बारे में देखेंगे, विस्तार से आगे पढ़ना है। यहाँ पर सिर्फ हम देख लेंगे विस्तार से। ये आपकी रणभूमि बन रही है, इस तरीके से क्या करना है हमें, ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, किस तरीके से पढ़ना है और आगे विस्तार से हम पढ़ेंगे। अग्निमित्र की मित्रों हम बात कर लेते हैं। अग्निमित्र की, इसकी जो राजधानी होती है, राजधानी क्या होती? विदिशा। इसकी राजधानी क्या है? विदिशा है। किसकी? अग्निमित्र की राजधानी विदिशा है। एक पॉइंट ये। अब देखिए मित्रों, कालिदास, ये यहाँ नहीं, कालिदास हैं। कालिदास अब यहाँ नहीं है, गुप्तों में पहुँचेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि कालिदास का एक ग्रंथ है। मालविकाग्निमित्रम। क्या है? मालविकाग्निमित्रम ये इनका ग्रंथ है जिसके नायक अग्निमित्र हैं। क्या है?
नायक अग्निमित्र हैं। इसमें इनकी प्रेम कथा है, मैं आगे इनको भी विस्तार से बताऊंगा, तो आप ये भी नोट कर लीजिए कि कालिदास ने जो मालविका मित्रम जो लिखा है उसके नायक अग्निमित्र यही वाले हैं मित्रों। अब यदि हम आगे बात करें तो सीधा यहाँ तक कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है, बस आए चले गए, कोई जानकारी नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, जानकारी थोड़ी बहुत है तो हम आगे विस्तार में बात कर लेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। भागभद्र के बारे में देख लेते हैं मित्रों, भागभद्र का बहुत महत्वपूर्ण है। भागभद्र के बारे में देखते हैं। भागभद्र के बारे में बात किया जाए तो इनके दरबार में एक राजदूत आता है, बस इतने पूछ लिया जाता है मित्रों। हेलियोडोरस आता है इनके दरबार में, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, हेलियोडोरस आया। कहाँ से? हेलियोडोरस आता है इनके दरबार में, हेलियोडोरस आता है। ये किस वंश का है? तो यूक्रेटाइटीज वंश से आता है। यूक्रेटाइटीज, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं हिमनांडर के समय। यूक्रेटाइटीज वंश का है हेलियोडोरस, यूक्रेटाइटीज वंश का है। और एंडक्लीज के दरबार से आता है। किसके दरबार से आता है? तो एंडक्लीज के दरबार से आता है। एंडक्लीज के दरबार से आता है। ये यूक्रेटाइटीज वंश का है हेलियोडोरस, जो कि भागभद्र के समय पर आता है। इतना देखना है इसकी। अब ये क्या करता है, देखिए विदिशा जो राजधानी है वो हमने अग्निमित्र की बताई, यहाँ पर भी कुछ इसका प्रभाव रहता है। तो क्या कहता है कि जब आएगा यहाँ पर भागभद्र के समय पर तो विदिशा में, कहाँ? विदिशा में ये गरुण स्तंभ बनवाता है। एक पॉइंट ये गरुण स्तंभ बनवाता है, इतना पॉइंट नोट कर लेंगे। गरुण स्तंभ किसने बनवाया था विदिशा में? तो हेलियोडोरस ने बनवाया था। एक पॉइंट ये। वासुदेव, अब इसकी बात कर लें, देवभूत ये अंतिम शासक है। चलिए, हाँ ये अंतिम शासक है। क्या है? अंतिम शासक है। अंतिम शासक है। इसकी देवभूत हत्या कर देता है। देवभूत हत्या कर देता है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे, इसकी देवभूत हत्या कर देता है और कर्ण वंश की स्थापना करता है। किसकी? कर्ण वंश की स्थापना करता है। देवभूत हत्या कर देगा, कर्ण वंश की स्थापना करेगा। शुंग वंश में इतने राजाओं को हमें विस्तार से पढ़ना है मित्रों। आगे पुष्यमित्र शुंग के बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग के बारे में देखेंगे, फिर यदि हम आगे विस्तार से बताते रहेंगे। इतने में इतने आपको देखना है। शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग को थोड़ा बहुत देख लेते हैं मित्रों। क्या देखना है पुष्यमित्र शुंग के बारे में? पुष्यमित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग के यदि बारे में बात किया जाए तो दो ग्रंथ हैं। एक दिव्यावदान है, एक दिव्यावदान ग्रंथ है, बहुत ग्रंथ है मित्रों। एक दिव्यावदान ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ कौन सा इसका है? तो दूसरा आर्य मंजूश्री मूलकल्प। एक ये ग्रंथ है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। अब इनसे देखिए ज्ञात होता है कि ये बौद्ध विरोधी है। क्या है? ज्ञात होता है ये बौद्ध विरोधी है। और कहा गया है कि जो अशोक ने स्तूप बनवाए थे लगभग 84,000, कितने? लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे, उनको पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट कर दिया था, ऐसा कहा गया है मित्रों। यदि हम बात कर लें तो शायद उस समय संचार व्यवस्था थी नहीं, फ़ोन वगैरह थे नहीं, तो इसने कह दिया होगा सारे स्तूपों को नष्ट करवा दिया जाए। उसी समय ग्रंथ लिखे जा रहे होंगे तो इसमें कह दिया कि सारे स्तूपों को इसने नष्ट कर दिया है। और ये भी एक बात चलती है, इतने 84,000 स्तूप बनवाए गए, उनको कैसे नष्ट करेगा? फिलहाल ये कहाँ तक सत्य इससे कोई मतलब नहीं। दिव्यावदान और आर्य मंजूश्री से ज्ञात होता है कि ये बौद्ध विरोधी था। और इसमें ये भी ज्ञात होता है कि इसने 40,000 स्तूप अशोक ने बनवाए थे, उनको नष्ट करवा दिया था। इतना ही देखना है। ये जो पुष्यमित्र शुंग है ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी है। ब्राह्मण धर्म का अनुयायी है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का अनुयायी है। अब देखिए इसने सांची का एक स्तूप है। देखिए यहाँ पर कुछ और कहा गया है, एक सांची का स्तूप है, मैंने बोर्ड पर बताया है। सांची का स्तूप है, इसकी जो 4 दीवारी है चारों तरफ से सांची के स्तूप में, वो लकड़ी की होती है, टूट रही होती है, सड़ रही होती है। तो पुष्यमित्र शुंग क्या करेगा? इसको
तोड़वा देगा और पक्की चार दीवारी बनवा देता है, पक्की चार दीवारी बना देता है, जिससे ये ज्ञात होता है कि शायद यदि इसने यहाँ पर चार दीवारी बनवाई है तो यहाँ पर सारे स्तूपों को इसने कैसे तोड़वा दिया। चलिए ये अलग अलग घटनाएं हैं। एक और बात होती है भरहूत का अभिलेख है, भरहूत स्तूप है, भरहूत स्तूप है। इसका निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग करवाता है। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। तो इसमें इतना ही पढ़ना है, आगे हम इसके बारे में जो आएंगे उन पर हम चर्चा करते रहेंगे। एक और वंश देख लीजिए, कण्वंश। इसमें सिर्फ शासक देखने हैं, नाम जानने हैं और कुछ नहीं जानना है। कण्वंश के बारे में सिर्फ नाम आपको जानने हैं। चलिए नाम क्या जानते हैं मित्रों, बात करें कण्वंश की बात करें, कण्वंश की मित्रों बात कर लेते हैं। कण्वंश की जो संस्थापक है इसके बारे में आपको बता चुका हूँ पीछे। तो वासुदेव हैं। कौन है? वासुदेव कण्वंश के संस्थापक वासुदेव हैं। एक पॉइंट तो मैंने, जिन्होंने देवभूत की हत्या कर दी थी। ये संस्थापक इसके कौन है? संस्थापक हैं। इसके संस्थापक, इसके कण्वंश के संस्थापक हैं। दूसरा जो उनमें शासक होता है सुशर्मन होता है। कौन सा होता है? सुशर्मन। दूसरा शासक सुशर्मन होता है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। और भूमिदेव शासक होता है, भूमिदेव शासक होता है। एक और नाम जान लेंगे हम, अंतिम नारायण। क्या? नारायण के बारे में जानते हैं। इसके बारे में एक पॉइंट हम पढ़ लेते हैं और कुछ नहीं करना है, बस इनके नाम जानना है। वासुदेव कण्वंश का संस्थापक था, नारायण एक शासक है। अब देखिए क्या होता है, नारायण की सिमुख हत्या कर देता है। कौन? सिमुख नारायण की हत्या कर देता है। नारायण की हत्या कर देता है, ठीक। नारायण की हत्या कर देता है। और क्या करेगा फिर? जो हत्या करके सातवाहन वंश की नींव डालता है। सातवाहन वंश की नींव डालता है। बस इतने मित्रों पढ़ना है। अगले वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो सातवाहन वंश पढ़ेंगे, इसके प्रतापी राजाओं को पढ़ेंगे, राजनीतिक स्थितियों को पढ़ेंगे और क्या इन्होंने महत्व दिया है पढ़ेंगे। एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट आए हैं सारे पढ़ेंगे। तो मित्रों आज इस कड़ी को समाप्त करते हुए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।